नमस्कार। आज डीसी न्यूज इंडिया की टीम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद है जिन्होंने नगर सेवक से लेकर सांसद तक का सफर तय किया। कई लोगों के वो इंस्पिरेशन रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज इंडिया पर बेहद स्वागत। नमस्कार। गोपाल शेट्टी जी, मुझे बताइए, आज चर्चा शुरू होने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आपने नगर सेवक से लेकर सांसद तक का सफर तय किया। तो इस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। नहीं, सफ़र के बारे में तो सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी, मेरे पार्टी के कार्यकर्ता और विशेष करके बोरीवली के नगरजनों का और उसमें भी जिस वार्ड से पहली बार मैं नेतृत्व किया, उनका अभिनंदन करना चाहूँगा कि इतने लंबे समय तक लोगों ने मेरा साथ दिया, सहयोग दिया और किसी भी रुकावट के बगैर, किसी भी दोषारोप के बगैर मैंने पूरा अपना ये कार्यकाल पूरा किया और कार्यकाल पूरा होने के 2 साल के बाद भी आज भी मैं उसी रफ्तार में काम कर रहा हूँ। उसी तरह से लोग मुझे साथ सहयोग और प्यार दे रहे, प्रेम दे रहे। ये मेरे जीवन के सबसे बड़ी उपलब्धि है, ऐसा मैं मानता हूँ। आपने कहा आपके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि आपकी जनता है, जिन्होंने आपको सपोर्ट किया। जी हाँ। सर, एसआरए का मुद्दा काफ़ी चल रहा है। एसआरए के मुद्दे के बारे में हम जानते हैं कि आपकी भूमिका किस-किस तरह की रही है। आपने लोगों की हमेशा मदद करना चाहिए और की भी है। तो इस बारे में आप ज़रा खुलकर बताएँगे, क्योंकि इसकी चर्चा अभी चल रहे मानसून सत्र में भी हो रही अ, कल भी महाराष्ट्र का विधानसभा में इस विषय का चर्चा हुआ। मैं अभी लोक सत्ता पढ़ रहा था, उसमें मैंने देखा और मेरा तो जीवन काल ही एसआरए के विषय को लेकर प्रारंभ हुआ। लेकिन मैंने कभी जो दूसरी भूमिका इन दिनों में कुछ लोग निभा रहे, वो मैंने कभी भी निभाया नहीं। मैं वन साइड गया, एसआरए होना चाहिए, लोगों को घर मिलना चाहिए, वगैरह-वगैरह। लेकिन तो दूसरी बात जो लोग उठा रहे हैं, चाहे वो नगर सेवक हो, विधायक हो, सांसद हो, वो भी गलत है ऐसा मैं कहना नहीं चाहूँगा। मैंने इसलिए नहीं उठाया कि वो लोग उठा रहे हैं, क्योंकि सभी लोगों ने एक काम करेंगे तो फिर लोगों का भला कैसे होगा? इसलिए उसमें भी दम है। लेकिन दुःख की बात ये है कि इतने लंबे समय से लोग उस मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन कितने लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई? तो दूसरी जगह पर जो मैं डेवलपमेंट के मुद्दे को लेकर उठाते गया, तो बड़े पैमाने पे कायदे कानून में बदलाव होकर आज एसआरए एक अच्छे स्थिति में पहुंची है, ऐसा मैं मानता हूँ। देवेंद्र फडणवीस जी जब से मुख्यमंत्री बने, एकनाथ शिंदे जी बने, इन्होंने काफी सारा रूल्स में, कायदे कानून में बदलाव करके बड़ा परिवर्तन किया है। हालांकि एसआरए का जो ऑफिस है वहां पर भ्रष्टाचार सीमा पर पहुंच गए। उसके बारे में भी मैं इसलिए नहीं कहूंगा कि ये सारे बिल्डर लोगों ने ये सारे सिस्टम को बिगाड़ा है। अब उनको ही उसकी वेदना नहीं होती है, वो ही उसमें बदलाव नहीं करना चाहते हैं। अब वो बदलाव नहीं करते हैं तो पैसा बाँटते हैं सब, सिर्फ एसआरए के ऑफिसरों को नहीं बाँटते हैं, हमारे जमात के लोगों को भी बाँटते हैं। लेकिन जितना बाँटते हैं, उतना मैं ऐसा मानता हूँ कि वो सीमेंट कम डालते हैं, लोहा सब स्टैंडर्ड का यूज़ करते हैं और किसी न किसी तरह से प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। दुःख की बात है ये, लेकिन लगे रहना चाहिए। मेरे जैसे, आप जैसे मीडिया के लोगों ने कल मैंने देखा योगेश सागर जी मेरे नेतृत्व में भी काम करते-करते रामनाथ जी के नेतृत्व में हम सब लोग बड़े हो गए। कांदुली का एक मुद्दा उन्होंने उठाया, ये बहुत दिनों से चल रहा है, पहले भी उठाया। स्कीम के ऊपर तो अंकुश आ गया, लेकिन जो योगेश सागर जी 118 घरों की बात कर रहे हैं, अब एक छोटे प्रोजेक्ट में 118 लोग कैसे आते हैं, ये मेरे समझ के बाहर की बात है। लेकिन उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं हो रहा और पॉलिटिशियन लोग भी बिल्डर के बारे में बात करते हैं, सारे ऑफिसर के बारे में बात करते हैं। लेकिन ये 118 जो गलत लोग इस प्रकार का कांड करते हैं अपना बोगस डॉक्यूमेंट देकर, उनकी बातें कम होती है ऐसा मैं मानता हूँ। उनको टास्क पर लेना चाहिए। देखिए, गलत है, चाहे वो हमारा वोटर भी होगा, हमारा सगा भाई भी होगा, तो गलत ही है ना। ऑन द कॉन्ट्री मैं कहूंगा कि मेरा अगर भाई ऐसा कोई गलत करता तो समाज में उसका बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि एक एमपी का भाई है, एमएलए का भाई है। सामान्य आदमी करता तो उसकी अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है, अपनी कुछ मजबूरी हो सकती है। तो आज ये वापस आने के बाद में अभी मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वयं वो प्रकल्प को विजिट करूंगा और देखूंगा क्या है करके। अगर योगेश भाई का सही है तो मैं योगेश भाई के साथ में खड़ा रहूंगा, अगर लोगों का सही है तो मैं लोगों को भी न्याय मिले। अब 118 तो पूरे के पूरे बोगस नहीं होंगे, जितने भी होंगे तो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना चाहिए, नहीं तो ये प्रोजेक्ट ऐसे वर्षों तक बंद रहेगा तो फिर हम जैसे लोगों ने काम करने का कोई मतलब नहीं है। हम जहाँ भी खड़े हैं, उत्तर मुंबई के विकास के लिए
सबसे विकसित करने वाले लोगों में आपका नाम सबसे पहले आता है। तो उत्तर मुंबई का और कैसे किस तरीके से विकास होना चाहिए, क्या कमियाँ हैं उसके बारे में आप कुछ? नहीं, मैं बार-बार इस बात का खुलासा किया है कि उत्तर मुंबई का विकास सिर्फ़ मेरे अकेले की वजह से हुआ नहीं है, तो इसमें सबका योगदान है और सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी का तो अ, परसेंटेज ज़्यादा हो सकता है क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि हमेशा चुनकर यहाँ से आते हैं। लेकिन हमारे विकास काम में विरोधी पार्टी के लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, ये भी बहुत बड़ी बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत सारे लोगों का पॉलिटिकल कैरियर इसमें खत्म हो गया, लेकिन विरोध नहीं उन्होंने किया। तो उनका भी उतना ही योगदान है जितना मेरा है। और मेरे बारे में एक मार्केट में हवा कही है, वो इसलिए भी है कि मैंने बहुत लंबे समय काम किया। आप 5 साल काम करो तो आप फिर खो जाते हो। तो मैंने इतने लंबे समय काम किया तो स्वाभाविक है कि मैं और सब विषय की जान है मुझे, सब लोगों ने मुझे प्यार किया, सब लोगों ने बुलाया, मैं सब जगह पे गया, सभी विषयों में कुछ हुआ, कभी डरा नहीं। तो वो ये सारी बातों का भी उसमें अपना योगदान है। मैं पूरा क्रेडिट नहीं लेना चाहूँगा लेकिन है जितना क्रेडिट मेरा है वो है। बिल्कुल सही कहा आपने। इस मुद्दे से हम चलकर आते हैं महानगर पालिका के मुद्दे पे। बरसात का मौसम है सर। मुंबई में, महाराष्ट्र में समेत कई जगह पर बारिश हो रही है और जो कहा जाता है कि जब बारिश होती है तो मुंबई की सड़कें सड़कें नहीं रहती है, नदी बन जाती है। हर वर्ष बीएमसी महानगर पालिका यानी मुंबई महानगर पालिका की ओर से कहा जाता है कि हम बारिश के लिए तैयार हैं। अभी हाल-फिलहाल में कई मामले हुए हैं। साकिनाका का ताज़ा मामला है। मैनहोल में एक व्यक्ति के गिरने से उसकी मौत हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? जिन-जिन लोगों की मौतें मुंबई शहर में या तो कहीं पर भी हुई है बारिश की वजह से उसके बारे में मैं संवेदना व्यक्त करता हूँ। उनके परिवारों के जनों के सुख-दुःख में मैं भी शामिल हूँ। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन करके अगर कोई कुछ गलतियाँ हैं तो उसका एक अंग भी मैं हूँ। मैं उसके लिए माफ़ी भी चाहूँगा। लेकिन एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि देखिए बारिश आनी बारिश, ठंडी आनी ठंडी, गर्मी आनी गर्मी। अ, गर्मी आता है तो हम एसी खरीदते हैं, बारिश आता है तो हम स्वेटर खरीदते हैं, बारिश आता है तो हम छतरी खरीदते हैं, ठंडी आता है तो स्वेटर खरीदते हैं। तो निसर्ग ने जो बनाया उसका तो एक इम्पोर्टेंस है ही। अब इसका इफ़ेक्ट जब ज़्यादा होता है, तब लोगों को परेशानी होती है। निश्चित महानगर पालिका के जो अधिकारी है, कॉन्ट्रैक्टर क्योंकि इन दिनों में सारा काम कॉन्ट्रैक्टर से सिस्टम से होता है। अब हमारी सरकार महानगर पालिका में आई है तो मैंने स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष मेरे मित्र हैं, बहुत ही अच्छे आदमी हैं। प्रभाकर सिंधे को चिट्ठी लिखकर कहा कि भाई अभी कुछ काम डिपार्टमेंटल करना प्रारंभ करो, ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सारा बंद करो और होता दिखाई नहीं देता है। लेकिन है मैनहोल में लोग गिर कर मर रहे, पेड़ गिरकर उसके नीचे लोग दबकर मर रहे। अब मैं देख रहा हूँ कि कोई भी एनवायरनमेंट के लोग ज़रा भी मार्केट में निकल नहीं रहे, नहीं तो आप झाड़ के अगर ब्रांचेस को भी काटो तो आके खड़े हो जाते हैं। यानी सब दोष कोई सरकार या तो एडमिनिस्ट्रेशन का या तो फिर अधिकारियों का है, ऐसा भी मानना बहुत सही नहीं है। क्योंकि जो अदर साइड के लोग हैं, जो सो कॉल्ड अपने आप को सरकार से भी बड़ा मानकर चल रहे हैं, उनका भी इसमें दोष है। अब पेड़ काटने के लिए एक ट्री अथॉरिटी बनी है। ट्री अथॉरिटी बनी है तो बिल्डर ने कितना पेड़ काटा उसके बारे में बवाबम होता है, पेपर में आता है, आप जैसे मीडिया के लोग उसको दिखाते हैं। लेकिन जो इफेक्टेड ट्री है उसको काटने नहीं दिया जा रहा है, उसका कोई न्यूज़ बनाता नहीं और वो गिरने के बाद में फिर सारे लोग उसके ऊपर टूट पड़ जाते हैं। तो ये दोनों बातों को भी मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री ने जो बात एक बार कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। तो इस सभी मुद्दे में अपनी एक ताकत है, दम है। अब सबका विश्वास का जो उन्होंने कहा है, तो हमको विश्वास करना पड़ेगा। सत्ताधारी पार्टी को भी विरोधी पार्टी के लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, विरोधी पार्टी के लोगों को सत्ताधारी पार्टी के लोगों के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। आरटीआई एक्टिविस्ट जो कंप्लेंट करते हैं, उनकी अगर कंप्लेंट वाजिबी है, सही है, तो उसके ऊपर भी हमको ध्यान देना पड़ेगा। सबके ऊपर विश्वास करके हमको आने वाले दिनों में काम करना पड़ेगा, तो एक बड़ा बदलाव समाज में होता हुआ हमको दिखाई देगा। क्योंकि मेरा हमेशा मानना रहा है कि सत्ता पार्टी हो या तो विपक्ष हो, सब लोग मिलकर तीसरे आदमी का भला चाहते हैं। तो जब तीसरे आदमी का भला हम चाहते हैं, तो क्यों ना सब लोग मिलकर काम करें और जो गलत है उसको हम दंडित करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाए। ये बनाना पड़ेगा आपको, आज नहीं तो कल कभी ना कभी तो बनाना ही पड़ेगा और जिस दिन बनेगा, उस दिन लोग सुखी हो जाएँगे। आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो इसी को लेकर हम आते हैं कि नौकरी का मुद्दा। हर देश में एक ऐसा मुद्दा होता है नौकरियाँ, एम्प्लॉयमेंट। तो भारत को एक यूथ कंट्री के तौर पर देखा जाता है, मैन पावर इस कंट्री में सबसे ज़्यादा है। हमने कल एक कार्यक्रम
कवर किया, जहाँ पे जॉब फेयर किया गया था आपकी ही जी हाँ, इव रानी द्विवेदी हाँ, का रानी जो त्रिवेदी जी का जो कार्यक्रम था, जी हाँ। तो उसमें हम गए, जॉब फेयर हुआ। तो आप क्या सोचते हैं एम्प्लॉयमेंट के बारे में? जो यूथ है, उसका किस तरीके से यूटिलाइज़ेशन होना चाहिए? किस तरीके से उसका वापर होना चाहिए, क्योंकि और भी इस जगह पे विकास हो पाए और इस बारे में? नहीं, बार-बार मैंने इसके बारे में कहा है, फिर एक बार कहने का प्रयास करूँगा। देखिए, सरकारें जितना प्रयास कर रही है कि कुछ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हम करें और लोगों को जॉब मिले, एक्सपोर्ट कम से कम हो, विदेशी चीज़ों का कम से कम उपयोग हो, हमारे देश में उसका मैन्युफैक्चरिंग हो, लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ को जितना बढ़ावा मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। एक मुद्दे को मैं लेकर बहुत दिनों से चल रहा हूँ, फाइनेंस कमेटी में मैंने 10 साल काम किया, तो मुझे पता नहीं कि मुझे फाइनेंस कमेटी में पार्टी में क्यों लिया, क्योंकि मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी उतना नहीं है जितना होना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी लिया, तो मैं मानता हूँ कि भगवान की इच्छा होगी कि मैं कुछ बातें बेधड़क खुलकर कहूँ। तो हमारे देश में आज भी आपकी जानकारी के लिए 6.25 करोड़ से ज़्यादा एसएमईस है, छोटे-छोटे इंडस्ट्री को चलाने वाले। अब इसमें से सिर्फ 2.25 करोड़ रजिस्टर्ड है, 4 करोड़ से भी अधिक लोग अनरजिस्टर्ड है। अब ये अनरजिस्टर्ड है, इसलिए इनको डायरेक्ट नेशनलाइज्ड बैंक में से लोन नहीं मिलता है, लोन नहीं मिलता है और इनको एनबीएफसी से लोन लेना पड़ता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लेना पड़ता है। अब ये एनबीएफसी के लोग नेशनल, देखिए हमारे देश के हालात और स्थितियां कैसी है। ये नेशनलाइज्ड बैंक से 9% में लोन लेते हैं और ये 15-20% तक लोगों को देते हैं। अब कोई भी एक बिजनेस में 10-15% का प्रॉफिट होता है, ये सारा एनबीएफसी के लोग ले जाएंगे, तो उसके हाथ में बचेगा क्या? वो जी रहा है, वो काम कर रहा है, लेकिन वो ग्रोथ नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि मैंने बहुत बार बात किया कि इनको आप रेगुलाइज कर लो, जैसे हम झोपड़पट्टियों को रेगुलाइज करते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्री को रेगुलाइज करके उनको एक दर्जा हमने क्यों देना चाहिए, नहीं चाहिए। अब इसके पीछे भी सिंडिकेट है, ये न होने के पीछे कुछ लोग काम कर रहे हैं, एनबीएफसी के लोग काम करते होंगे, अधिकारी वर्ग लोग काम करते होंगे, नेशनलाइज बैंक के लोग भी काम करते होंगे, क्योंकि उनको बैठे बैठे आसानी से एक बड़े आदमी को लोन दे दो, वो छोटे छोटे लोगों को देगा, तो ये बैठे रहते हैं आराम से। आज बैंकिंग सिस्टम में देखेंगे तो मैन पावर बहुत कम होते गया। आज बैंकिंग इंडस्ट्री इतने बड़े पैमाने पे प्रॉफिट कर रही है, उसमें से सरकार को पैसा जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा जा रहा है। ये भी मुद्दा मैंने पार्लियामेंट में उठाया था और रिकॉर्ड पर है। सरकार को पैसा जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये देखिए, आखिर बैंक में प्रॉफिट होता तो बैंक के लोग तो लेके जाने वाले नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहने वाला है। फिर कोई ना कोई गड़बड़ घोटाला करेगा, उसमें से माइनस होते जाएगा। तो बैंकिंग को भी प्रॉफिट आप कितना करना चाहिए, उसका एक रेशियो रखना चाहिए और फिर उसमें से हमने भर्ती करना चाहिए, लोगों को जॉब देना चाहिए। जॉब आप देंगे तो ये 4 करोड़ लोगों को समझो डायरेक्ट नेशनल बैंक में से हमने लोन दिया, तो लोगों को भेजो उनके कारखाने में 8-8 दिन में एक बार उनके पास चेक रहेगा, बैलेंस रहेगा, पैसे आएंगे समय पर। तो ये एक मेरे दिमाग में, इससे भी अच्छा कोई आइडिया लोगों के पास हो सकता है। तो ये सारे आइडियाज को हमने इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, जॉब क्रिएट हमको करना पड़ेगा। अब मैंने कहा कि नेशनल बैंक में से आप डायरेक्ट अगर छोटे ये इंडस्ट्री के लोगों को पैसे दे दो, तो जिसके पास आज 5 लोग नौकरी करते होंगे, हो सकता है अपना इंडस्ट्री का ग्रोथ करके वो 10 लोगों को नौकरी देगा, बड़े पैमाने पे। समझो 4 करोड़ लोग भी 5-5 लोगों को भी अगर जॉब ज्यादा देते हैं, तो 4 5 20, 20 करोड़ लोगों को डायरेक्ट नौकरी मिल सकता है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है। नई इंडस्ट्री को हम डालते हैं तो फिर विरोधी पार्टी के लोग उसको विरोध करते हैं। फिर महाराष्ट्र का तो एग्जाम्पल हमने देखा, मोदी जाने के बाद में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में बड़े पैमाने पे हमने इंडस्ट्रियल ग्रोथ के बारे में सोचा, लैंड एक्विजिशन किया। अब लैंड एक्विजिशन में कोई मराठी को पैसा नहीं मिला, गुजराती को मिला, मारवाड़ी को मिला, ये मुद्दे में हम सब लोग उलझे रहते हैं। अगर कोई मारवाड़ी गुजराती ने मराठी आदमी का पैसा कम देकर जमीन ले लिया, तो ये बाकी सारे लोगों ने मिलकर उसको थोड़ा वापस दिलाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि उसको भी 2 पैसा मिले और इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी आगे बढ़े। ऐसा एक बहुत मिलकर काम हम लोगों ने करना चाहिए। सिर्फ सब लोग चोर बनेंगे तो भी ये देश नहीं चलेगा, सब पुलिस बनेंगे तो भी नहीं चलेगा। बीच का रोल किसी ना किसी ने प्ले करना चाहिए। आपने कहा कि सब एक साथ रहेंगे तो देश का, राज्य का, हर जगह का विकास होगा। जी हाँ, इसको लेकर हम आते हैं सुरक्षा व्यवस्था पर। जी हाँ, सर, सुरक्षा व्यवस्था कहीं न कहीं कुछ ऐसा होते जा रहा है कि कोई लोग आरोपियों को धाक ही नहीं है सरकार का। अब हाल-फिलहाल में बोरिवली में जो हत्याकांड हुआ मयंक लोहार का, या फिर मैं कहूँ कि स्त्रियों पर जो अत्याचार होते हैं, उस पर आपकी क्या राय है और सरकार को क्या कहना चाहेंगे? और क्या आप एज़ अ सांसद अगर आप रहते, तो इस मामले पर आप क्या अपने विचार रखते? देखिए देश बहुत बड़ा हो गया है, लोगों में जागृति भी आ गई है, मीडिया अपना एक रोल प्ले करता है, तो इन दिनों में जो घटना होती है तुरंत कुछ ही मिनटों में
लोगों तक। हाँ, ये सोशल मीडिया मीडिया की एक ताकत है और मैं मानता हूँ कि मैं बहुत खुलकर कहूँगा कि बिकॉज़ ऑफ दिस इसके वजह से घटनाएँ जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं होती होगी शायद। तो डर नाम का पुलिस से डर लोगों का खत्म हो गया होगा। पॉलिटिशियन लोगों के से खत्म हुआ होगा। कायदा जो बनते हैं उससे खत्म हो गया होगा। न्याय प्रक्रिया जिस प्रकार से इन दिनों में काम कर रही है लोगों को मालूम है 20 साल के बाद में जो होगा देखा जाएगा, अभी कर लो, इससे भी कम हुआ होगा। लेकिन मीडिया नाम की जो एक चीज है उसे थोड़ा कंट्रोल है ऐसा मैं मानकर चलता हूँ। अब मैं पुलिस के बारे में अगर कहूँ तो पुलिस को भी पूरा का पूरा टोटलिटी में हमने बदनाम करना उतना सही नहीं रहेगा। मुंबई पुलिस के बारे में देखिए देश का भी और मुंबई पुलिस का खास करके मैं कहूंगा घटना होने के तुरंत आरोपियों को पकड़ने का काम पुलिस करती है। राइट, तुरंत पुलिस कर दिया। ऐसा नहीं कि घटना हो गया लेकिन 3 महीने हो गए 6 महीने हो गए अभी तक उसका कोई निपटारा नहीं, और ऐसा नहीं है, तुरंत पकड़ती है। तो पुलिस की बहुत बड़ी उपलब्धि ऐसा मैं मानता हूँ। सिया मर्डर केस अगर हुआ तो मैं मेरे जैसे व्यक्ति का तो एकदम जहन हिल गया। मैं तो हैरान परेशान 2-4 दिन तो मैं उस कॉम्प्लेक्स से बाहर आने मुझे लग गए क्योंकि मैं इतना ये जब मामला हुआ सिया अग्रवाल वाला, या या पुणे का जो चर्चित मामला है, या सर सोनम रघुवंशी का जो मामला है, इस तरीके की घटनाएँ जब आती हैं या और ऐसा ये सवाल नहीं आता है कि सिया रघुवंशी का जो एटीट्यूड पुलिस वालों के सामने है, जो उनका एक बिहेवियर है कि कुछ अश्लील इशारे वो कर रही हैं, उनको ऐसा लगता है कि वो सिस्टम से बच जाएँगी। तो आपको ऐसा लगता है कि वो सिस्टम से बच जाएँगी, उनके पिताजी अमीर है, बैकग्राउंड वाला? नहीं, एक बात को तो देखिए मानव लग सब सब सारी व्यवस्था जब फेल हो जाती है तो एक ऊपर व्यवस्था ऊपर है, वो व्यवस्था से कोई बच नहीं पाता है। आप एक केस में से छूट जाओगे, 2 में से छूट जाओगे, 3 में से छूट जाओगे, लेकिन अंत में कहीं न कहीं तो आपको जाकर फँसना ही है उसमें। तो मैं मानता हूँ कि नहीं, भगवान तो अपना काम करते ही हैं। लेकिन हम सब लोग इसमें एक जनरल पब्लिक ने थोड़ा अब इन दिनों में घटना होती है तो फिर उसमें बुद्धिमान लोग कमेंट देने के लिए बहुत आ जाते हैं। अभी मैं भी जो कमेंट दे रहा हूँ, मैं भी अपने आप को जोड़ लेता हूँ। आप मेरे पास आ गए, मैं कमेंट दे रहा हूँ। लेकिन इस प्रकार की घटना होती है तो तुरंत पब्लिक ने रास्ते पर उतर जाना चाहिए। रास्ते पे यानी समझो मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ वहाँ पर ऐसा कुछ घटना होता तो सारे बिल्डिंग के लोगों ने एक्टिवेट हो जाना। तो इसमें से एक नया डर लोगों को पैदा होगा। ये आने वाले दिनों में करना पड़ेगा पब्लिक को। पब्लिक देखिए, आज़ादी के दिनों में लोगों ने आंदोलन करके देश को आज़ादी दिलाई। मुगलों के साथ में लोग लड़े, अंग्रेजों के साथ में लड़े। आज तो लोकशाही वाला देश है। अगर उसमें भी हम अपना योगदान लोकशाही को जीवित रखने के लिए बिल्कुल नहीं देंगे तो अच्छी बात नहीं है। आखिरी में मेरा सवाल ये रहेगा सर आपसे, आपने राजनीति में इतना बड़ा करियर आपका रहा है, चुनिंदा नामों में जो नाम आपका शामिल है, विकनशील व्यक्ति के तौर पर आपको जाना जाता है। आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, जो युवाएँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड में आना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? देखिए, युवाओं के बारे में लोग कहते हैं कि भारत देश का युवा एकदम साइलेंट है, कुछ करता नहीं है। अगर ये इसको आप सही मान लेंगे तो सही है, लेकिन मैं ऐसा मानूँगा कि गलत है। क्योंकि युवाओं के ऊपर भी अभी इतना बर्डन हो गया है, बंधनें आ गए उनके ऊपर। एक तो एजुकेशन के लिए माँ-बाप ने पूरे पैसे लगाकर एजुकेशन पे खड़ा कर दिया। जो देखिए एक बात को ध्यान में ले लो आप, जो एजुकेटेड बच्चा हो गया वो तो सीधा फॉरेन शिफ्ट हो जाता है। यहाँ कहाँ है? यहाँ पर तो माफ़ करिए आपका एजुकेशन कितना मुझे मालूम नहीं। हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर। हमारे जैसे लोग हैं यहाँ पर। और जब एजुकेटेड हो गया तो पहले तो घर-द्वार को देखकर लड़कियाँ भी दे देते थे, शादियाँ हो जाती थी। आज तो नहीं, लड़का कमाता कितना है, ये सबसे बड़ा प्रायोरिटी हो गया। तो उसको सबसे पहले कमाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो ये सारे झमेले में पॉलिटिशियन क्या करता है, नगर सेवक, एमएलए, एमपी क्या करता है, ये देखने के लिए उसके पास समय कहाँ है? उसके पास समय कहाँ पर है? नहीं है, इसलिए युवाओं को पूरा का पूरा दोष देना भी गलत है। 2014 में जब मोदी जी आए तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो युवाओं का मिला। हैरान परेशान थे कांग्रेस के ज़माने में। तो सारे युवा जब मार्केट में आ गए, तो एक वायुमंडल तैयार हुआ, एक वातावरण तैयार हुआ, उसमें से मोदी जी ने तो 72 प्लस सीटें जीती। 10 साल, आज 12 साल से वो सरकार को चला रहे। बड़े पैमाने पे परिवर्तन आया है। मैं ये नहीं दावा करूंगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी बहुत कुछ करना है और ये सदियों तक रहने वाला है, ये कोई खत्म नहीं होने वाला है। विकसित देश में भी आज समस्याएं हैं, तो अपने देश में तो खत्म होगा इसको मानना गलत है। लेकिन मैं मानता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति को भी आसानी से वो जी पाए, इस प्रकार का तो एक व्यवस्था सरकार को खड़ी करनी पड़ेगी। आज एक व्यक्ति को खाने के लिए नहीं मिले, उसको रहने के लिए घर नहीं मिले, उसको एजुकेशन की व्यवस्था नहीं मिले, हॉस्पिटल में चला जाता तो लाखों रुपए का बिल उसके हाथ में आ जाए, तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत इतने लंबे समय काम करने के बाद में भी मेरे शरीर को झंझोड़ देती है, जिसका मुझे बड़ा वेदना होता है। तो मैं
धन्यवाद देना चाहूँगा आप जैसे लोगों को जो बीच-बीच में आकर मेरा इंटरव्यू लेकर थोड़ा मेरा बोझ कम करने का प्रयास आप लोग करते हैं। ये थे हमारे साथ महान शख्सियत गोपाल शेट्टी जी, जो बीजेपी नेता के रूप में जाने जाते हैं। 1992 से 2024 तक इन्होंने अपना राजनीतिक छाप छोड़ा और अभी भी लगातार इनकी जारी है ये जो भूमिकाएं हैं। कई भूमिकाओं पर जो है कई मुद्दों पर इनकी अहम भूमिका स्पष्ट रूप से नजर आती है, चाहे वो शुक्ला कंपाउंड का मुद्दा हो, चाहे वो लोगों के जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। ये हमेशा आपको फ्रंट फुट पर खेलते दिखाई देंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, डीसी न्यूज़ इंडिया, मुंबई।